नमस्कार, मैं मुकेश पटेल। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और इस बार के जो चुनाव नतीजे हैं वो बहुत ही अप्रत्याशित रहे हैं क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी 272 का जादुई आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, बहुमत अकेले के दम पे नहीं बना पाएगी। एनडीए अलायंस, बीजेपी का जो अलायंस है उसने 293 सीटें जीती हैं, यानी कि बहुमत उनके पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरे टर्म में एंट्री मारेंगे। जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे प्रधानमंत्री होंगे कि जो कि तीसरे टर्म में लगातार जा रहे हैं। लेकिन अगर इस चुनाव को देखा जाए तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जहाँ पे 80 की 80 सीटें लाने का दावा किया जा रहा था, और जितने भी सारे एग्जिट पोल थे वो लगभग कोई 77 बता रहा था, कोई 75 बता रहा था, कोई 74 बता रहा था। मतलब कुल मिला के मेजॉरिटी सीटें बीजेपी को आते दिखा रहे थे, लेकिन हुआ इसके उल्टा। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे के पूरे देश में जो प्रोडिक्शन किया गया था, जो एग्जिट पोल आए थे, वो एकदम धराशायी हैं, उनके नतीजे बिल्कुल उलट हैं। और इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन ने कमाल कर दिया, और सबसे कमाल की बात है, उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया। दो लड़कों की जोड़ी जो राहुल और अखिलेश को फ्लॉप माना जाता था, उन्होंने उसे हिट करा दिया। अब ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सीटें कम होने का नतीजा ये है कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। अब उन्हें गठबंधन की सरकार चलानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे, तब भी वो गठबंधन की सरकार उन्होंने नहीं चलाई कभी। 2 टर्म 2014, 2019, इन दोनों बार में भी बीजेपी को बहुमत मिला था, लेकिन इस बार बहुमत से वो दूर है। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा बहुमत से दूर होने का, वो रहा यूपी में बीजेपी की हार। कुछ लोग कह रहे हैं कहाँ बीजेपी की हार हुई, सीटें बराबर आई हैं, फलाना ढिमकाना, ब्ला ब्ला ब्ला। बट आप 2019 में 66 सीटों के साथ, 66 सीटों के साथ लोकसभा पहुंचे थे, आपने सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार आपकी सीटें कितनी आई? एनडीए की सीटें आई हैं 36, और उसमें से बीजेपी की आई हैं 33। 31 सीटों का बीजेपी को लॉस हुआ है, अपना दल को 1 सीट का लॉस हुआ है, और आरएलडी जो कि अभी नई साथी है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो सीटें उनकी मिली हैं उन्हें। अब अगर बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस और सपा ने कमाल कर दिया। सपा ने मतलब जो रिवर्सल हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा फायदा उत्तर प्रदेश में सपा को हुआ है। मुलायम का वो दौर याद करिए जब दबदबा हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, और विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हर जगह सपा के ही सांसद विधायक हुआ करते थे। वही दौर इस बार अखिलेश यादव फिर से लेके आ गए हैं। सपा को 37 सीटें मिली हैं उत्तर प्रदेश में, 37 सीटें मिली हैं, बीजेपी से भी 4 सीटें ज़्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा हुआ इसलिए कि सपा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन दोनों ने अपनी रैलियों में देसी मुद्दे पकड़े। देसी का मतलब जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे थे, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे थे। लोगों की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, महंगाई की बात करी, गरीबी की बात करी, और भी ऐसे जो भी मुद्दे थे वो बात करी। बट इसके उलट जो कि लोगों को पसंद नहीं आया, बीजेपी ने क्या बात करी? बीजेपी ने बात करी पीओके की, बीजेपी ने बात करी राम मंदिर की। हाँ, राम मंदिर का अगर जिक्र आया तो अयोध्या बीजेपी हार गई। हारने के कारण कई हैं। एक तो जब अयोध्या के प्रत्याशी
लल्लू जी को टिकट दिया जा रहा था तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में बड़ी नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। बोल रहे थे लोग कि भाई इस बार टिकट बदल दो, लेकिन बीजेपी संगठन ने टिकट नहीं बदला। उसका नतीजा ये हुआ कि आप अयोध्या में अपना चुनाव हार जाते हैं। अब जो मुद्दे मतलब चले ही नहीं, बीजेपी के जितने भी मुद्दे थे वो उत्तर प्रदेश में नहीं चले, राजस्थान में नहीं चले, आपका महाराष्ट्र में आपको लॉस हुआ, पश्चिम बंगाल में आप जितनी उम्मीद करके बैठे थे उतनी उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, सीटें आपकी घट गई। अगर उड़ीसा ने आपको सीटें बढ़ा के नहीं दी होती तो शायद एनडीए गठबंधन इस समय बड़े संकट में होता। संकट में खैर अभी भी है, क्योंकि नीतीश कुमार और नायडू, चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्रा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इन दोनों का इतिहास रहा है कि ये पलटी मारते हैं, मार भी सकते हैं। नीतीश कुमार पिछले 10 साल में 4 बार पलटी मार चुके हैं। एनडीए से 2 बार महागठबंधन में गए, जो बिहार में है, और उसके बाद महागठबंधन से पलटी मार के 2 बार एनडीए में आए। तो कहा यह जा रहा है कि भाई साहब 5वीं बार भी तो पलटी मार सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए खतरे की घंटी होगी। अब नायडू की बात करें, नायडू भी 2014 वाले इलेक्शन में एनडीए के सदस्य थे, एनडीए के सहयोगी पार्टी थे, मोदी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन 2018 में वो पलटी मारते हैं, एनडीए से अपना नाता तोड़ते हैं, और उसके 6 साल बाद फिर से वो एनडीए का हिस्सा होते हैं। और तमिलनाडु में, सॉरी आंध्रा में उनकी पार्टी जो है 16 सीटें लेके आती है, विधानसभा चुनाव भी जीतती है। विधानसभा चुनाव में मेजॉरिटी के साथ खुद मतलब जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं विधानसभा चुनाव के लिए, जनसेना और बीजेपी, इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं है, मगर अगर इनको हटा भी दिया जाए तब भी वो सरकार बना रहे हैं अपने दम पे। और उड़ीसा की अगर बात कर ली जाए, उड़ीसा का जिक्र आया तो उड़ीसा में भाई साहब बीजेपी ने अपनी नई ज़मीन तैयार कर ली है। बीजेपी को वहाँ पे लोकसभा चुनाव में मतलब लोकसभा सीटें तो मिली ही मिली, 21 में से 19 मिली हैं, और विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने नवीन पटनायक को चलता कर दिया है। 24 साल से ज़्यादा की सत्ता का सुख भोगने के बाद नवीन बाबू अब सत्ता से बेदखल हो गए हैं। ये तो बात हुई मोटा मोटा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब गठबंधन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी कैसे चलाएंगे। गठबंधन में नीतीश कुमार होंगे, चूँकि सत्ता की चाबी उनके पास होगी, नायडू होंगे, उनके पास होगी सत्ता की चाबी। अब इन दोनों के रहते हुए क्या बीजेपी अपने हार्ड कोर एजेंडे पर काम कर पाएगी? वन नेशन वन पेंशन लागू कर पाएगी? मुस्लिम आरक्षण की जो बात कर रहे थे उस पर क्या खुल के बोल पाएंगे? धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण का जो विरोध किया गया था लोकसभा चुनाव में, आपने देखा होगा हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते थे, अमित शाह बोलते थे, जेपी नड्डा से लेके जितने भी बीजेपी के नेता थे वो सब के सब मुस्लिम आरक्षण की बातें करते थे। आपको भी पता है, आपने भी देखा है, नीतीश कुमार के दिल में थोड़ा सा मुस्लिमों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। और नायडू की बात कर लेते हैं। नायडू कई मौके पर कह चुके हैं कि मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया जाना चाहिए, और अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 4% आरक्षण देंगे, और जो आंध्रा में उनकी सरकार आ गई है। और इसके अलावा उन्होंने एक और घोषणा करी है कि हज पर जाने वाले लोगों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो इस मुद्दे पे बीजेपी मतलब मुस्लिमों के मुद्दे पे, मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पे या ध्रुवीकरण के और भी मुद्दे हो सकते हैं, उन पे क्या बीजेपी और इन दोनों पार्टियों की विचारधारा मिलेगी? और इसके अलावा वन नेशन वन पेंशन, 47 पार्टियां ऐसी हैं जो कि वन नेशन वन पेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है उनका वोटिंग करना। वन नेशन वन पेंशन के
लिए, जिनमें से लगभग लगभग 35 पार्टियां बीजेपी के सपोर्ट में हैं कि हाँ भाई देश में एक टाइम पे ही चुनाव हो जाने चाहिए, बाकी चुनाव का लफड़ा होना नहीं चाहिए। हर टाइम देखो जब चुनाव होते रहते हैं। अब इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा रहा। अब उस पर क्या होगा? जातिगत जनगणना जो कि बिहार में नीतीश कुमार ने कराई है, वो मांग करते रहे हैं कि देश में भी होनी चाहिए। तो क्या वो इस पे दबाव की राजनीति करेंगे? मोदी सरकार पे दबाव बनाएंगे कि भाई हमने बिहार में कराया, अगर आपको हमारा समर्थन चाहिए तो आप देश में कराइए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इन पे ऑब्वियस सी बात है डिफरेंसेस होंगे, और बाद में हो सकता है कि पलटी भी मार जाए, तो तब क्या होगा? और पलटी मारने की बात जहाँ तक है, सरकार अभी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, उसके पहले ही इंडिया अलायंस ने नीतीश कुमार और नायडू से संपर्क साधने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। उनको फ़ोन कॉल जा रहे हैं, नेता मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और तो क्या नीतीश कुमार आएंगे? क्योंकि आरजेडी की तरफ से ये कह दिया गया है कि भाई आप आइए, हमारे अलायंस में शामिल हो जाइए। आपने इंडिया अलायंस की नींव डाली थी, आप आपने ही पहली मीटिंग करी थी, तो आप आइए और आप प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुशोभित करिए। अगर ऑब्वियस सी बात है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की थोड़ी सी महत्वाकांक्षा तो है। अगर वो महत्वाकांक्षा थोड़ी और बढ़ी तो क्या वो फिर से पलटी मारेंगे? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आंकड़ों पे। आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भाई बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान इसलिए हुआ है कि ये जनता की नब्ज नहीं पहचान पाए। सपा की रैलियों में हुड़दंग हो रही थी। लोग कई रैलियों में सपा और अखिलेश यादव और राहुल गांधी गए, साथ में एक आध दो बार रैली करी। एक फूलपुरवाई रैली याद होगा आपने तो वहाँ पे लाठीचार्ज तक करना पड़ा था पुलिस को। भीड़ इन दोनों नेताओं के पास पहुंचना चाहती थी। अखिलेश यादव नाराज होके चले गए थे। ऐसे ही श्रावस्ती में हुआ, ऐसे 3-4 रैलियों में हुआ था। तो उस टाइम पे बीजेपी की तरफ से बड़े कटाक्ष किए गए थे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो हुड़दंग जो थी वो अपने नेता तक पहुंचने के लिए थी, अपने नेता की एक झलक पाने के लिए थी, अपने नेता से मुलाकात करना चाहती थी वो भीड़, और वो कन्वर्ट हुआ है वोट में। और इस बार एक और फैक्टर देखने को मिला है कि कई बार देखा जाता था कि अल्पसंख्यक और SC ST वोट जो होता था वो एक पर्टिकुलर पार्टी को जाता था या पर्टिकुलर कैंडिडेट को जाता था। लेकिन वो इस बार उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। सपा वाला वोट कांग्रेस को गया है, कांग्रेस वाला वोट सपा को गया है। इसका भी फायदा मिला है। लोग समझने लगे हैं कि हमें किसको जिताना है। मतलब कुल मिला के ये समझ लीजिए कि इस बार ऐसा हुआ कि लोगों ने मन बना लिया था कि भाई हमें इंडिया गठबंधन को यूपी में जिताना है। और शायद इसलिए क्योंकि इन्होंने युवाओं से जुड़े मुद्दे की बात करी, इन्होंने गरीबों से जुड़े के मुद्दे की बात करी, इन्होंने मिडिल क्लास, लोअर क्लास, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम तमाम चीज़ों की बात करी। महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात करी। अ, कई कई हमने वादे किए, कई बातें करी। अब बीजेपी जहां बड़े बड़े इवेंट कर रही थी, बड़ी बड़ी रैलियां कर रही थी, वहीं पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे थे, नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे। उसका फायदा मिला।
और स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई। दो हॉट सीटें थी, सबसे बड़ी हॉट सीट जो थी वो थी अमेठी, क्योंकि राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी से हार गए थे। इस बार वो तब तक नहीं आए जब तक कि नामांकन की आखिरी डेट नहीं थी, और आखिरी डेट तक ये नहीं पता था कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या अमेठी से लड़ेंगे, या कि केवल और केवल वायनाड से ही लड़ेंगे, यहाँ दोनों जगह आएंगे ही नहीं। बीजेपी ने इस पे भी खूब मजे लिए थे, खूब कटाक्ष किए थे, आरोपियों की छड़ी लगाती थी, भगोड़ा तक कह दिया था। राहुल गांधी आए, उन्होंने रायबरेली सीट चुनी जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, और अमेठी से सोनिया गांधी के कभी पिए रहे एक आम कार्यकर्ता को स्मृति ईरानी के खिलाफ उतार दिया मैंने। स्मृति ईरानी चुनाव हार जाती है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंस में हारे, ये कहा जा रहा है। और एक बात और कही जा रही है कि इसमें एक थ्योरी चल रही है। अभी मैं एक दुकान पे बैठा हुआ था, तो एक थ्योरी चल रही है कि जानबूझकर यूपी में चुनाव हराया गया, कुछ बड़े संगठन के नेताओं के द्वारा जानबूझ के ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया गया जो कि दोबारा जीत के आने के लायक नहीं थे। उनका, लोगों का परसेप्शन ये है कि योगी का कद जो है बीजेपी में मौजूदा दौर में, मौजूदा समय में प्रधानमंत्री मोदी से जस्ट नीचे वाला है। इस वजह से इस चुनाव में उनकी सुनी नहीं गई। लेकिन ये केवल और केवल परसेप्शन है, हो सकता है ये। लेकिन हाँ, एक बात चल रही है, और एक बात ये भी चल रही है कि योगी जो है लास्ट टाइम तक कोशिश करते रहे कि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन नहीं सुनी गई। लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने लास्ट टाइम पे, उनके ही कहने पे, शायद राजा भैया ने अमित शाह से साउथ में जाके मुलाकात करी थी, लेकिन राजा भैया की बात को नकार दिया गया। कौशाम्बी से उनको टिकट नहीं दिया गया जो मांग रहे थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि खुले तौर पे तो पहले उन्होंने बोला कि हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने सपा को समर्थन किया। कांग्रेस और सपा के समर्थन की वजह से, राजा भैया के समर्थन की वजह से प्रतापगढ़ की सीट गई, कौशाम्बी की सीट गई, आसपास की कुछ सीटों पर उसका प्रभाव पड़ा, और राजपूत वोटर जो है उसका भी इफेक्ट पड़ा, और कई सीटें जहाँ भी राजपूत वोटर्स का प्रभाव है वो हारे। ब्रिजभूषण शरण सिंह, पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी, उनका टिकट काट के उनके लड़के को दिया गया था। खैर वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उनको लेके दावे किए जा रहे थे कि वो 5 सीटों पे, 6 सीटों पे, फलाना सीटों पे, ठिमकाना सीटों पे उनका प्रभाव है। वो प्रभाव अयोध्या में भी था, तथाकथित प्रभाव अयोध्या में भी था। वो प्रभाव अयोध्या में भी नहीं दिखा। अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई, और ये पूरा हार का नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 30 सीट यूपी से 2019 के मुकाबले कम जीती। मतलब 2019 में 66 सीटें थी, इस बार केवल 36 सीटें आई। मतलब एनडीए अलायंस का कुल मिला के। और इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी जो है मेजॉरिटी में नहीं है, एनडीए मेजॉरिटी में। अगर यही सीटें बीजेपी को मिल जाती तो एनडीए मेजॉरिटी में होती, और गठबंधन की सरकार चलाने की नौबत मोदी जी को नहीं आती। मोदी जी इस बार भी कड़े फैसले ले सकते थे, लेकिन इस बार उन पर दबाव की राजनीति होगी, और दबाव केवल नायडू, नीतीश कुमार की तरफ से ही नहीं होगा, दबाव होगा छोटे छोटे पार्टियों की तरफ से भी, चिराग पासवान की तरफ से। चिराग पासवान भी अब बढ़िया मंत्रालय मांगेंगे। नीतीश कुमार के जो मंत्री
नीतीश कुमार के खेमे के जो मंत्री बनेंगे लोग, वो भी चाहेंगे कि उनको पावरफुल मिनिस्ट्री मिले। नायडू भी चाहेंगे कि हमें भी पावरफुल मिनिस्ट्री बने मिले। तो अब गठबंधन की सरकार कैसे चलती है, ये देखने वाली बात है।